वो लोग जो जमीन पंडितों को दान में देते थे पूजा करने के एवज बदले में, वो ये लिखा हुआ है, पर ये लिपि कौन सी है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते, तो हमें समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बंगाली आपसे आके गुण कर जाए तो तुम्हें समझ में आएगा? मिरफेने किरफे दरफई तुरफम किरफे हिसाब से परपर डरफई हरकतो तरफम मिरफेरी वरफात को नरफई जरफा ररफई इरफते दरफे को। आपको ये कुछ चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा केम छो, ये गुजराती भाषा है, जिसको आती है वो समझ गया, जिसको नहीं आती वो नहीं समझ पाया। मैंने आपसे कहा म्यांमा, समझ में आया? चूंकि ये भी चाइनीज भाषा है। कौन सी भाषा है? म्यांमा, ये चाइनीज भाषा है, बट आपको आती नहीं है, आप समझ नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार से ये पांडुलिपि है, आपको ये आती नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पाए। खरोष्टी लिपि भी होती है। हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी? ये सबसे साधारण पद्धति है, डेसिमल सिस्टम। कुछ पूछना चाह रही हैं जी, बोले। इसे अगर पढ़ना चाहो ना तो आप पढ़ नहीं पाओगी। बोले क्यों? क्योंकि बेटे ये लैंग्वेज में आपको, जैसे हिंदी पढ़ने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले एबीसीडी पढ़नी पड़ती है ना, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पढ़ना पड़ता है ना, उसी प्रकार से बेटा इनकी भी 12 खड़ी होती हैं। सबसे पहले छोटवा बड़वा छोटी बड़ी पढ़ना पड़ेगा इसकी, उसके बाद इसका मीन्स वो समझ पाएगा जो एक से जो इसको पढ़ लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सुना होगा कि जो इंग्लिश वाले लोग आते हैं ना, ब्रिटिश लोग, हम उन्हें लोग गाली दे देते हैं, हिंदी वाले गाली दे देते हैं। क्या वो समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। अब आप उनसे कहो कि आपको हिंदी समझना है, तो उन्हें हिंदी की पहले 12 खड़ी पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? तभी तो वो हिंदी समझ पाएंगे। और उन्हें नहीं समझ में आता तो तुम मां की दो, बहन की दो, वो कहते ओके या थैंक यू। तुम कह रहे मां का, वो कह रहे थैंक यू। आप कुछ पूछ रही थी? वो बेटा लिखा होगा, वो तो ऊपर ही गए, अभी तक तो नहीं रहे होंगे। आप तो छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि अगर आज तमिलनाडु वाले तमिल लोग अपने आके बात करें, या जो बोरिंग वाली मशीनों पे लोग आके बात करते हैं, तो हम उनका चेहरा देखते हैं, समझ में नहीं आता कोई। उनकी भी अपनी लैंग्वेज है। बट आज भी इतिहासकार लोग हैं। हाँ, मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता कि लाखों लोगों में एक कोई है, लाखों लोगों में एक कोई है जो इसे पढ़ लेता है। उसने बताया और मैंने उसको पढ़ा, उसने बताया वो मैंने उसको पढ़ा कि हिंदी में उसने ये लिखा है। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारे एक वैज्ञानिक हैं, और भी पढ़ेंगे आप, भास्कराचार्य, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। लीलावती एक पुस्तक लिखी भास्कराचार्य ने, और लीलावती पुस्तक में जो गणित है ना, गणित वो अंकीय नहीं है, अक्षरीय है। लीलावती पुस्तक में गणित ऐसे लिखा हुआ है, क्या आप इसका जवाब देंगे? पर मेरे पुराने बच्चे इसका जवाब देंगे। ये लीलावती पुस्तक में गणित अंकीय नहीं है मेरे बच्चे, अक्षरीय है। और उन अक्षरों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो हमारे भारत में ग्वालियर जिले में मिला, जो ग्वालियर का सौभाग्य है कि चतुर्भुज मंदिर में मिला। कभी हमें साथ में ले चलना घुमाने, हमारा खर्च करना, हम आपको पढ़वा के लाएंगे। दूसरा, इसी का साक्ष्य गांव, ग्वालियर के गांव
सिरोनिया में भी मिला। सिरोनिया गांव है मुरैना में। हाँ, सोहनिया या सिरोनिया, सिरोनिया या सहोनिया, देखो नाम क्या है कि प्राचीन समय में कुछ और था, अपडेट होते रहते हैं। सहोनिया, तो इस गांव में सहोनिया या सरोनिया, इस गांव में भी जीरो के साक्ष्य मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले जीरो का साक्ष्य ग्वालियर में मिला, अर्थात जीरो की खोज हमारे भारत देश से मानी जाती है। और भी देश के लोग थे, बेबीलोन के देश थे, जिन्होंने जीरो को रिक्त कहा, शून्य को रिक्त कहा। बेबीलोन के लोगों ने सबसे पहले संस्कृत में इसका नाम लिया, ये भी लिख लो। बेबीलोन के लोगों ने सबसे पहले संस्कृत में इसका नाम लिया। प्राचीन समय में है ना, लोग अंतरिक्ष को शून्य मानते थे, अंतरिक्ष को शून्य मानते थे। और आज भी अंतरिक्ष का पर्यायवाची वर्ड शून्य है। प्राचीन समय में इसको शून्य मानते थे। अरबी लोग इसको सिफर कहते थे, जिसका मतलब होता है मेरे बच्चे खाली। जिसका मतलब क्या होता है? खाली। मैं आपको आर्यभट्ट के बारे में भी बताऊंगा कि इनका जन्म 476 में हुआ। इनके माता पिता कौन थे? आर्यभट्ट का जन्म भारत में हुआ, बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर नगर में हुआ। आर्यभट्ट ये पुस्तक किस सन में लिखी, कब जीरो के बारे में बताया? बात ही आती है कि जीरो की खोज किसको मान रहे हैं? देखो, खोज तो पहले ही हो चुकी है, पर हमारा सबसे अधिक जीरो के बारे में जो बताया 5वीं सदी में, वो आर्यभट्ट ने बताया। तो हम फिर खोजकर्ता किसको माना? आर्यभट्ट ने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कुछ सुंदर से व्यक्ति जा रहे थे, मैं था, मेरे साथ ये तीनों थे। मेरे साथ एक तीनों थे, और कुछ सुंदर से व्यक्ति जा रहे थे। तो दोस्त यारों की कहावत क्या होती है? इन्होंने कहा, ओ कितना सुंदर यार। मैंने कहा, ये तो रोशनी है यार, मेरे मामा के बगल में रहती है। ये तो रोशनी है यार, मेरे मामा के बगल में रहती है। मैं एक तुम्हारा दोस्त हूं, अफसर नहीं हूं। तुम कहोगे सही, झूठ बोल रहा है तू, तेरी कसम, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? चल अभी बात करके आऊं। बगल का कह रहा है कि नहीं अभी मत जा यार, तो यार कभी मिलवाएगा नहीं, चलना, छत पर ही घूमती रहती है शाम के मोबाइल लगा के, कभी भी मिलवा दूंगा। अब चूंकि बात कुछ यूं है कि जानते आप भी नहीं हो, जानता मैं भी नहीं हूं, बट मैंने इतनी उत्सुकता से आपसे बोला कि आपको लगा कि पक्का जानता है, मामा के बगल में रहता है। चूंकि मैंने तो इसका नाम भी रोशनी बता दिया, और तुम्हें वो रोशनी हो गई। जब भी कभी वो मिलेगी ना, तो तुम उससे क्या कहोगे? कोई कहेगा ये बहुत सुंदर, ये तो रोशनी है। वो अपना दोस्त भरत नहीं है? भरत के मामा के बगल के मकान में ही तो रहती है। उसे लगेगा कि ये सब कुछ जानता है, क्योंकि इसे पता है कि इसका दोस्त भरत सब कुछ जानता है। क्योंकि भरत ये जानता है कि मैंने सबको CHUTIY बनाया है। इसे डिस्कवरी कहते हैं। जब तक कोई चीज देखोगे नहीं, उसके बारे में बताओगे नहीं। अब उसी रोशनी को हम 15-20 लोग बताते, क्या उसकी खोज किसी एक व्यक्ति के नाम पर लिखी जाती? नहीं। इसलिए जीरो के बारे में सबसे अधिक आर्यभट्ट ने बताया, इसलिए इसका खोजकर्ता आर्यभट्ट को माना गया। मेरे प्यारे बच्चों, जीरो का साक्ष्य की बात मैं करता हूं, तो इसके और भी साक्ष्य मिले। अन्य जो साक्ष्य मिले वो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, आपको बेटा समझ में आ रहा है? आप इंग्लिश मीडियम हो, मैं इंग्लिश बोलता चल रहा हूं। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यहां की यूनिवर्सिटी में एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में भी जीरो को रखा गया। जीरो के जो
सबसे पुराने साक्ष्य हैं, इनके साक्ष्य की बात करूं, अन्य साक्ष्य की, तो सबसे पुराना साक्ष्य पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में भी जीरो को रखा गया। जीरो के जो सबसे पुराने साक्ष्य हैं, इनके साक्ष्य की बात करूं, अन्य साक्ष्य की, तो सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो आपकी तीसरी और चौथी सदी का है। सदी यानी कि सेंचुरी, तीसरी और चौथी सदी का, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको 224 से 383 तक। तो 383 कितनी आ गई? 383, चौथी, और ये कौन सी हो गई? सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला इसका इस वर्ष मिला, सबसे पुराना साक्ष्य। शिकागो में जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे ना, तो वो जीरो पर ही बोलते रहे थे। वहां पर उनसे पूछा गया कि तुम्हारे देश ने दिया क्या है, तुम्हारे देश ने क्या दिया है हमें, जो तुम इतना गर्व करते हो, क्या दिया है तुम्हारे देश ने? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश ने तो वो दिया है कि अगर हमारा देश नहीं देता तो संसार आगे ही नहीं होता। बोले क्या आपने एक राष्ट्रीय गीत सुना है? बोले जब जीरो दिया इस भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, कि चांद सितारों की परिभाषा हमने दुनिया को समझाई। यानी कि जीरो की खोज हमारे भारत देश में हुई है। बोले जीरो दिया इस भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, चांद सितारों की परिभाषा हमने दुनिया को सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। यानी दशमलव की खोज भी कहां हुई? भारत में हुई, और इन्फिनिटी की खोज भी भारत में हुई। वो भी मैं आपको बता दूंगा। बोले देता ना दशमलव भारत तो इस चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और अंबर की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यानी कि जो हम धरती से अंबर के बीच की दूरी जो गिनते हैं, अगर ऐसे गिनेंगे कि इतने मील करोड़ों अरबों, तो दशमलव लगाना भूल जाओगे, सॉरी जीरो लगाना भूल जाओगे। तो इसे दशमलव में लिखा जाता है कि 5.10 की घात इतना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, भार, आवेश, इस तरीके से लिखा जाता है। तो दशमलव की खोज भी भारत में हुई मेरे दोस्त, और इन्फिनिटी की खोज भी भारत में हुई, और जीरो की खोज भी भारत में हुई। अर्थात स्वामी विवेकानंद जीरो पे ही बहुत समय तक बोलते रहे। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होने दी। जीरो का साक्ष्य सबसे पुराना। अगला जो साक्ष्य है, दूसरा सेकंड जो प्रमाण है, वो आपका 7वीं 8वीं सदी में हुआ। और जो सबसे नया साक्ष्य है, सबसे नया साक्ष्य वो 9वीं से 10वीं सेंचुरी में हुआ। 10वीं सदी में जो सबसे नया साक्ष्य मिला, सबसे नया प्रमाण मिला, और सबसे अधिक जो जीरो का सबसे अधिक प्रचलन हुआ, वो कौन सी सदी में हुआ? 5वीं। प्राचीन समय में एक गांव है जिसका नाम है पेशावर। यस, एक गांव है जिसका नाम है पेशावर। पेशावर गांव है। प्राचीन समय में, इस समय में एक पेशावर गांव पाकिस्तान में है। प्राचीन समय में एक किसान ने खेती की,
और खेती करते समय उसने पेशावर गांव में खेती की, तो खेती करते समय वहां पर कुछ पेज निकले, कुछ ताम्र के पात्र निकले, जिसमें बक्साली एक गांव है, बक्साली पेशावर के वहां वो भी एक गांव है, जो बक्साली में पांडुलिपि में लिखी गई थी। पांडुलिपि। तो बात यह भी आती है कि नाम संस्कृत में है, बट इसकी लिखने की लिपि कौन सी है? बक्साली पांडुलिपि। कौन सी लिपि? पांडुलिपि। पांडुलिपि में अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं मैं यहां पे आपको साक्ष्य दिखवा देता बेटे। तो इसके थोड़े थोड़े टुकड़े मिले, पेशावर गांव में बक्साली पांडुलिपि में साक्ष्य मिले, जहां पर सैकड़ों शून्य जैसे इस तरीके से लिखावट थी। ऐसी प्राचीन समय में जीरो को लोग डॉट से लिखा करते थे, अर्थात शून्य को वे लोग, एक पौधा था, एक पौधा सोनौर का पौधा, एक पौधा था सोनौर का पौधा। प्राचीन समय में जीरो के बारे में प्राचीन समय में एक पौधा था सोनौर का पौधा। इसके 70 पत्तियों को, 70 लीव्स, सोनौर के जो पेड़ था इसकी 70 पत्तियों को लेकर बहुत सारी शून्यों का निर्माण का साक्ष्य भी मिलता है। यानी कि सोनौर एक पेड़ है, सोनौर का पेड़ आप यूट्यूब पर डाल के देख सकते हैं। ये पेड़ है और इस पेड़ के 70 पत्तियों को लेकर भी जीरो का साक्ष्य मिलता है इस गांव से, बक्साली गांव से। बक्साली गांव में सोनौर, सोनावर भी कहते हैं इसको, सोनावर भी पौधा का नाम है इसका, सोनावर भी कह सकते हैं। तो सोनावर या सोनौर के पेड़ के 70 पत्तियों से भी इसका साक्ष्य मिलता है। तो आप क्या समझे? जीरो की खोज किसने की? जीरो की खोज किसने की? जीरो के अन्य नाम क्या है? जीरो को प्रमाणित कब किया गया? आकार किसने दिया? आकार किस पे आधारित है? नेम किसने दिया? शून्य, आर्यभट्ट ने। किस शब्द में है? इसको अरबी के लोग क्या कहते थे? ये सिपर का अर्थ क्या होता है? इसका सबसे अधिक प्रमाण कहां मिला? कौन से मंदिर, किस लिपि में लिखा है? दूसरा साक्ष्य सिहोनिया गांव में। ये कौन सी लिपि? जीरो को पहले सोनौर के पेड़ की 70 पत्तियों से दर्शाया गया था। जीरो के जो अन्य साक्ष्य मिले वो अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। कौन सी में? अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पुस्तकालय है उसमें, और पुस्तकालय का नाम है डोबोलियन, डोबोलियन या डोबोनियस, डोबोनियस के पुस्तकालय का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यानी कि मैं आपको पुस्तकालय तक भी ले चल रहा हूं। इस पुस्तकालय में जीरो का साक्ष्य मिला, पर यह साक्ष्य कहीं हमारे भारत देश के साक्ष्य से पुराने थे, नहीं थे। हमारे भारत देश में सबसे पुराना साक्ष्य था। आपके दिमाग में ये भी आती है कि सर ये खोज जब हुई है तो रावण के 10 सिर कैसे गिने गए? एक बात कहूं आपसे, प्राचीन समय में गणित था, पर उनको गिनती थोड़ी ना आती थी। उनको अपनी भाषा की गिनती आती थी, उनको अपनी लैंग्वेज की गिनती आती थी। वो भी इसको 10 कहते थे,
परंतु 10 ऐसे नहीं लिखते थे, तो वो कैसे लिखते थे? 1 100 1 सोनौर की पत्ती लिख दी, पत्ती डाल दी 3, 100 हो गया। कोई कह रहा है 1 सिफर सिफर सिफर,